भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या दोनों देश नवंबर तक अपने व्यापार समझौते को फाइनल करने की तैयारी में हैं? इसी बीच भारतीय आईटी सेक्टर ने H-1B वीजा पर निर्भरता 56% घटा दी है, जिससे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ अरबपतियों के ग्लोबल पावर क्लब में एलन मस्क को किसने रिप्लेस कर दिया है? लास्ट अपडेट में जानेंगे कि नेटो ने रूस के ड्रोन हमले के बाद क्यों इमरजेंसी कंसल्टेशन बुला ली है। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी मीडिया में नहीं दिखाई जाती। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। यह रिश्ता आज सिर्फ दो देशों के बीच की साझेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक शतरंज का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यह रिश्ता कितना जटिल और संवेदनशील हो सकता है। एक तरफ जहां दोनों देश क्वाड जैसे रणनीतिक मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यापार और टैरिफ जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद भी हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का पहला चरण यानी फर्स्ट ट्रैंच नवंबर तक पूरा हो सकता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि तमाम आरोप प्रत्यारोप और तनाव के बावजूद दोनों देश बातचीत से रास्ता निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दिखाता है कि दोनों ही पक्ष इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं और इसे पटरी से उतरने नहीं देना चाहते। रॉयटर्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने सख्त व्यापारिक रुख के लिए जाने जाते हैं, अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। यह उच्च स्तरीय बातचीत इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के नेतृत्व को इस समस्या का हल निकालने की कितनी जल्दी है। व्यापार के रास्ते खोलने के लिए यह सीधी बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इस रिश्ते में सबसे बड़ा कांटा टैरिफ का ही है। भारत ने कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऊंचे इंपोर्ट टैक्स लगाए हैं। ये टैक्स भारत के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि भारतीय बाजार उनकी फार्मा, टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों के लिए और अधिक खुले। अमेरिका का तर्क है कि भारतीय बाजार तक उनकी पहुंच सीमित है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में भारत भी चाहता है कि अमेरिका हमारे आईटी, फार्मा और स्टील टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर लगे प्रतिबंधों को हटाए। भारत का मानना है कि ये प्रतिबंध अनुचित है और भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकते हैं। यह एक दोतरफा रास्ता है जहां दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं को समझना होगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार घाटा बढ़ाया है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता है, अमेरिका भारत में उतना सामान नहीं बेच पाता। ट्रंप के अनुसार यह असमानता अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। लेकिन मोदी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब किसी भी समझौते में बराबरी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। यह एक मजबूत और आत्मविश्वासी रुख है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में जगह चाहता है, तो भारत को भी उसी तरह का फायदा अमेरिकी बाजार में मिलना चाहिए। यह नया भारत है जो किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो भारत अमेरिका रिश्तों की असली धड़कन है, भारतीय आईटी इंडस्ट्री। ये सेक्टर न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि इसने अमेरिका में भी हजारों नौकरियां और नवाचार पैदा किए हैं। मनी कंट्रोल की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आईटी कंपनियों ने पिछले 8 सालों में H-1B वीजा का उपयोग 56% तक कम कर दिया है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक बदलाव है। इसका सीधा मतलब यह है कि पहले जहां बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भारतीय इंजीनियर्स को बड़ी संख्या में अमेरिका भेजना पड़ता था, अब कंपनियां उन कामों का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रहकर रिमोट और ऑफशोर मॉडल पर मैनेज कर रही हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन या भविष्य में कोई अन्य अमेरिकी सरकार वीजा नीतियों को और सख्त करती है, तब भी भारतीय आईटी इंडस्ट्री पर उसका उतना गहरा असर नहीं पड़ेगा। यह एक तरह की आत्मनिर्भरता है जो भारतीय आईटी सेक्टर ने हासिल की है। इससे कंपनियों की परिचालन लागत भी कम हुई है और वे अधिक लचीलेपन के साथ काम कर पा रही हैं। कर्नाटक सरकार के आईटी मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है कि भारत का $280 बिलियन का विशाल आईटी सेक्टर
अमेरिकी टैरिफ या वीजा नीतियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। उनका यह बयान दिखाता है कि भारतीय नेतृत्व को अपने आईटी सेक्टर की ताकत और लचीलेपन पर पूरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि अगर भारतीय कंपनियां वीजा पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अमेरिका की टेक कंपनियां भारतीय प्रतिभाओं के बजाय लोकल टैलेंट को ज्यादा तवज्जो देंगी? क्या इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय स्किल्स का वैश्विक बाजार थोड़ा सिकुड़ जाएगा? यह एक जटिल बहस है जिसके कई पहलू हैं। एक तरफ यह भारत में ही उच्च स्तरीय नौकरियों का सृजन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भारतीय पेशेवरों की पहुंच थोड़ी कम हो सकती है। यह भविष्य की रणनीति और नीतियों पर निर्भर करेगा। अब जरा रुख बदलते हैं और बात करते हैं पैसों की ताकत की। आधुनिक दुनिया में यह सिर्फ देशों और सरकारों की ताकत नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की भी है, जो अपनी कंपनियों के माध्यम से वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने की दौड़ में एलन मस्क को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय खबर नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। सोचिए जरा, टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के इस युग में जिन अरबपतियों के पास डेटा और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर मजबूत पकड़ है, वही लोग न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि वास्तविक वैश्विक नीतियों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना सकते हैं। ये अरबपति अक्सर सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं या उन्हें चुनौती देते हैं। उनकी कंपनियां जिस तरह के नवाचार करती हैं, वह न सिर्फ बाजार को बदलता है, बल्कि समाज और राजनीति को भी प्रभावित करता है। वे अपनी कंपनियों के माध्यम से तय करते हैं कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा बिजनेस मॉडल आगे चलेगा और किसे बाजार से बाहर धकेला जाएगा। यह एक नया ग्लोबल पावर क्लब है जो सरकारों से अलग, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भू राजनीति की, जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। पीबीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में रूस के एक ड्रोन ने नाटो के सदस्य देश रोमानिया की सीमा का उल्लंघन कर दिया। यह घटना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसके तुरंत बाद नाटो ने आर्टिकल 4 कंसल्टेशन बुलाया। इसका मतलब यह होता है कि जब भी किसी सदस्य देश की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा महसूस होता है, तो सभी सदस्य देश एकजुट होकर सलाह मशविरा करते हैं। यह एक तरह की चेतावनी है कि नाटो अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना यूक्रेन युद्ध के बढ़ते जोखिम को दर्शाती है। इसका सीधा संबंध भारत और अमेरिका के संबंधों से भी है। इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप इस समय सिर्फ भारत या चीन जैसे देशों से व्यापार डील की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस और यूक्रेन युद्ध के असर से अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकताएं सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सैन्य और भू राजनीतिक सुरक्षा भी हैं। और दोस्तों, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ और अधिक आक्रामक होते हैं, तो भारत पर भी दबाव आएगा कि वह किस पक्ष का समर्थन करता है। भारत ने अभी तक रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक संतुलित रुख अपनाया है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए यह संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां भारत को अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए बेहद सावधानी से कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की मेजर अपडेट्स। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।